press the bell icon on the YouTube app and never miss. उनका यही कहना है कि यूनाइटेड नेशंस में जाना चाहिए और पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी को, चाहे वो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, उसको ट्वीट भी करनी चाहिए, शोज भी करने चाहिए, बात करनी चाहिए, भारत के खिलाफ बात करनी चाहिए और इस फैसले के खिलाफ बात करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं यूएन का रिप्लाई दे देती हूँ कि नेहरू के जमाने में ही यूएन वाज सेड टू रिमूव द कबीला ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड रिमूव द बल्क ऑफ इंडियन आर्मी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अब मैं दूसरा सवाल जवाब दे देती हूँ कि ये तो यूएन ने ही कहा था कि जितने भी पाकिस्तान के कबीले आकर के और जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आकर के पाकिस्तान में घुस के बैठ गए हैं उनको हटाया जाए। इवन इंडियन आर्मी के भी जो बल्क ऑफ इंडियन आर्मीज आए हुए हैं 370 जब लगा था कश्मीर में, तो उसको भी हटाया जाए। जैसे 100 अगर आर्मीज है तो उसको 10 किया जाए। ऐसे अफरा तफरी का माहौल ना बनाया जाए। ये तो यूएन ने ही कहा था और नेहरू को कहा था। नेहरू ने लिखित रूप में ये बात। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे 370 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी जी और उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाजिया लाई खान जी का जबरदस्त रिएक्शन और उनके व्यूज। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। इम्पोर्टेंट डे है, इसके ऊपर हमें नाजिया से बात करनी है। बहुत शुक्रिया क्या जा पाई है, थैंक यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वाकई में बहुत बड़ा दिन है। बिल्कुल। लेकिन नाजिया, क्या लगता है आपको कि पहले से अंदाजा था कि क्या फैसला आएगा 370 को लेकर? और पाकिस्तान में तो खैर आप समझ सकती हैं कि काफ़ी गुस्सा है और जिस किस्म के मैं टीवी पे भी लोगों को देख रही हूँ बात करते हुए तो सब नेगेटिव ही बात कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि यूनाइटेड नेशंस में जाना चाहिए और पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी को, चाहे वो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, उसको ट्वीट भी करनी चाहिए, शोज भी करने चाहिए, बात करनी चाहिए, भारत के खिलाफ बात करनी चाहिए और इस फैसले के खिलाफ बात करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं यूएन का रिप्लाई दे देती हूँ कि नेहरू के जमाने में ही यूएन वाज सेड टू रिमूव द कबीला ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड रिमूव द बल्क ऑफ इंडियन आर्मी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अब मैं दूसरा सवाल जवाब दे देती हूँ कि ये तो यूएन ने ही कहा था कि जितने भी पाकिस्तान के कबीले आकर के और जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आकर के पाकिस्तान में घुस के बैठ गए हैं उनको हटाया जाए। इवन इंडियन आर्मी के भी जो बल्क ऑफ इंडियन आर्मीज आए हुए हैं 370 जब लगा था कश्मीर में, तो उसको भी हटाया जाए। जैसे 100 अगर आर्मीज है तो उसको 10 किया जाए। ऐसे अफरा तफरी का माहौल ना बनाया जाए। ये तो यूएन ने ही कहा था और नेहरू को कहा था। नेहरू ने लिखित रूप में ये बात दी थी कि 370 टेम्पररी है। ये नेहरू ने खुद लिखित रूप में दिया था। 1951 में पहला असेंबली इलेक्शन हुआ था जिसमें नेहरू ने ये कहा था कि आने वाले वक्त में राष्ट्रपति अगर चाहे तो 370 हटाया जा सकता है। भाई ये बात तो लिखित है और नेहरू जी की चिट्ठियां हैं भाई। अब बात आती है कि 370 पर जो भी मातम मनाया जा रहा है, जो भारत के मुसलमान कर रहे हैं या विरोधी दल के नेता कर रहे हैं या पाकिस्तान के लोग जो मातम कर रहे हैं और चूड़ियां तोड़ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 370 वाज अ टेम्पररी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मोदी जी के कान में कुछ विस्पर किया और फुसका और उन्होंने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको तब से बता रही हूँ जब आजादी हुई है, तब से लेकर मैं आज की बात कर रही हूँ। और मैं यूएन की बात तब कर रही हूँ जब नेहरू था और आज मोदी जी हैं। तो तब यूएन ने एक्शन लिया था और आज अमित शाह जी ने एक्शन लिया। देखिए, आज तो ऐसा दिन है कि अंबेडकर जी की जो आत्मा है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो आत्मा है, सरदार पटेल जी की जो आत्मा है, आज सुकून हुई होगी, आज संतुष्टि पाई होगी, क्योंकि जिसने संविधान लिखा अंबेडकर जी ने, वो भी 370 के खिलाफ थे। बिल्कुल 370 के खिलाफ थे कि ये नहीं होना चाहिए। हालांकि जौनपुर में लगा था, हालांकि जूनागढ़ में लगा था, तो उसको तो रिमूव किया गया। पर कहीं ना कहीं सरकारी पैसे को जो बंदरबाट मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार कर रहा था,
उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई कि नहीं, ये बंदरबाट होने नहीं दिया जाएगा, सरकार का पैसा सिर्फ और सिर्फ जनता के हित में लगना चाहिए। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय लिया है और जो ये ऐतिहासिक जो वर्डिक्ट हुआ है, जो आने वाले वक्त में हमारे बाल बच्चे जो हैं वो सुनहरे शब्दों से और सुनहरे अंदाज में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एक बार 370 हट गया, जो टेम्परेरी ही था। अब जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भारत की जमीन है और भारत का हिस्सा है और इसको कोई नहीं डिनाई कर सकता है। नो वन कैन डिनाई द प्रेसिडेंट ऑफ भारत डिसीजन ऑन 370। अब आता है 370 वाज टेम्परेरी। ये मैं वो बुलेट पॉइंट आपको दे रही हूँ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पढ़ा है चेयर पर बैठ करके। राष्ट्रपति हैव पावर एंड अथॉरिटी टू टेक डिसीजन ऑन 370। ये नेहरू ने भी बोला था और हमारे चीफ जस्टिस जी ने भी बोला है। सुप्रीम कोर्ट अलाउज टू इलेक्शन विधानसभा ऑन सितंबर 2024। सितंबर 2024 तक आप अपना इलेक्शन करो। अब बात आती है कि जाहिर सी बात है कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत में रह रहे हैं उनके लिए भी मातम वाला दिन है। अब जाहिर सी बात है कि आयोडेक्स मूवमेंट जो है वो भारत के उन विरोधी दल मुसलमानों के लिए भी है और पाकिस्तान के लिए तो है ही है। अब बात आती है कि 1989 में और 1999 में क्या यासिन मलिक क्या बेनजीर भुट्टो के कहने पर नरसंहार और जेनोसाइड नहीं किया था? किया तो था। क्या लश्कर तैयबा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या जम्मू कश्मीर के आबो हवा को खूनी रंग नहीं दे दिया था? दिया तो था। क्या कश्मीरी पंडितों की करोड़ों की संपत्ति क्या नहीं लूटी गई थी और ये अब्दुल्ला और मुफ्ती फैमिली ने उसका नाजायज फायदा नहीं उठाया था? उठाया था। क्या शिकारे वाले के पैसे पर लंदन में घर और अमेरिका में बंगलो क्या कश्मीर में जो बैठ करके सियासत कर रहे थे क्या उन्होंने नहीं लाभ उठाया? बिल्कुल उठाया, एकदम उठाया। क्या मुफ्ती परिवार और क्या अब्दुल्ला परिवार को ये बात नहीं पता थी कि आर्टिकल 35A चोर के रास्ते से आया था, ना उसमें पार्लियामेंट के अंदर कोई वोटिंग हुई थी और ना ही कोई अमेंडमेंट हुआ था? तो आर्टिकल 35A का इम्प्लीमेंटेशन हुआ कैसे जम्मू कश्मीर में? जब कोई वोटिंग ही नहीं हुई, जब कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई, जब कोई कानून आर्टिकल 35A बना ही नहीं, तो उसको इम्प्लीमेंट आपने लफ्जों से और हवाबाजी से कैसे कर दिया? बात यहां पर हो जाती है। अब बात आती है कि इस वर्डिक्ट को आने से पहले ही कपिल सिब्बल साहब ने एक ट्वीट किया था कि हम हार चुके हैं, कुछ जंगें हारने के लिए ही लड़ी जाती। तो उनको भी पता था, क्योंकि संविधान की जानकारी कपिल सिब्बल साहब को बहुत है, मैं जानती हूँ इस बात को। सलमान खुर्शीद साहब को मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, सलमान खुर्शीद साहब जी के साथ, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का एक पार्ट नहीं थी तब मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, मैं उनके साथ बैठी हुई हूँ, मैंने उनके अनुभव को समझा है। तो सलमान खुर्शीद साहब जी जो कांग्रेस के बड़े चेहरा है, क्या उनको नहीं पता है कि आर्टिकल 370 जो था वो टेम्परेरी ही था? ये तो उनको भी पता था। आज महबूबा मुफ्ती सारे इंडियन नेशनल चैनल्स पर रो रही हैं। क्यों रो रही हैं आप? क्यों आप मुसलमानों को भड़का रही हैं कि भारत भी ऐसे पोजीशन पर आ सकता है? बिल्कुल भारत को ऐसे पोजीशन पर आना चाहिए, क्योंकि 4 साल में जम्मू कश्मीर में जो उन्नति हुई है, जो डेवलपमेंट हुआ है, इसको कोई नहीं इनकार कर सकता है, कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मैं तो आंकड़े लेकर के बैठी हुई हूँ कि कितने करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर में परमिट किए गए और कितनी सुविधाएं जम्मू एंड कश्मीर को दी गई हैं। फिर बात उठी कि आर्टिकल 356 की, तो आर्टिकल 356 की जो भी काउंसिल ने बात उठाई, क्या उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा था? संविधान पढ़ा था, उनको पता था कि आर्टिकल 356 भी राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को ये अथॉरिटी और पावर देता है कि वो 370 को रिमूव कर सकते हैं। अब क्योंकि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 जो है जम्मू एंड कश्मीर से रिमूव हुआ था। 2018 और 2019 में राष्ट्रपति शासन चल रहा था जम्मू एंड कश्मीर में। तो जब राष्ट्रपति शासन चल ही रहा था तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति जो भारत की राष्ट्रपति हैं वो तो निर्णय ले ही सकती थी। ये तो एकदम नॉर्मल, बच्चा भी समझ जाएगा, बच्चे को भी। मगर नाजिया, कुछ लोगों का, मैं इंडिया से ही बात करूं, कुछ लोगों का ये भी कहना है
कि अगर मतलब उन्होंने अगर दोबारा 370 लगा दिया होता अदालत ने और बीजेपी या समझे इस वक्त की जो गवर्नमेंट है अगर ये केस हार गई होती तो उनको ज्यादा फायदा होता इलेक्शंस में, तब तो उनकी सीट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती। तो इसका इलेक्शन सीट्स के साथ क्या कनेक्शन है? बात तो ऐसी है आरजू जी कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने और गृह मंत्री और जेम्स बॉन्ड की जो टीम है डॉक्टर एस जयशंकर या अजित डोवल जी या मेरे जैसे भारत के नागरिक कभी भी फायदा तो देखते ही नहीं है। जनता पहले देखते हैं, जनता के सुकून को पहले देखते हैं, जनता के इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट को पहले देखते हैं। अपने फायदा से ज्यादा सर्वप्रिय और सर्वप्रथम राष्ट्र के हित में हम ज्यादा पहले देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में 9 मिनट की 9 सेकंड की छुट्टी नहीं ली, अपना फायदा नहीं देखा। भारत के प्रधानमंत्री दिन रात एक करके हमारे जीडीपी 7.6%, 3% से 7.9% लेकर के आए, डिफेंस को चौथे पोजीशन पर लेकर आए, इकोनॉमी को 5th पोजीशन पर लेकर आए और आने वाले 8 महीने में 3rd पोजीशन पर लेकर आने वाले हैं। तो इसमें उन्होंने अपना फायदा नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा है, उन्होंने राष्ट्र का फायदा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी के सवाल और नाज़िया इलाही खान जी का बेबाक और दमदार रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वेल, बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सच में ऐतिहासिक है, जिसने सच में आत्माओं को सुकून पहुंचाया है। और दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए एक बरनौल मोमेंट है। पाकिस्तान में बरनौल की बहुत ज्यादा मांग बढ़ गई है क्योंकि पाकिस्तान गम और मातम में है और अपनी चूड़ियां तोड़ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला ये भी बताया है और ये भी कहा है कि जो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने का फैसला था वो भी एक सही फैसला था। तो इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।